जी नमस्कार साथियों। आज है 16 फरवरी। तो आज 16 फरवरी के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मनोयोग से। चलिए, ये विजय राजपूत के द्वारा प्रश्न तैयार करके मुझे दिए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा है इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, पेज नंबर ये 73 अपना चल रहा है। ऊपर थ्योरी के पेज थे। फिर मैंने हड़प्पा सभ्यता से सभी चैप्टरों को स्टार्ट किया। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नोत्तरी करते करते अब यहाँ तक आ गए हैं। ये प्राचीन इतिहास चल रहा है, ये लास्ट के चैप्टर हैं, इनको समझें आप ध्यान से, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर और भी समझाते हैं आपको। यहाँ लिखा हर्षवर्धन एवं उसके युग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। हर्षवर्धन जो थानेश्वर हरियाणा के राजा हुए थे, 606 से लेकर 647 ईस्वी का इनका समय माना जाता है। तो इसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप लोग जो अपना आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर आप लोग मुझे भेजते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर और इसका बाद उसका आंसर भेजते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समय हो चुका है। मैं आपसे एक बार ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको कठिन लगेगी तो आप समझ जाना कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। सरल सरल तो अगर सीखोगे तो एग्ज़ाम में सरल अब नहीं आता है। तो कठिन अगर आपको कोई पॉइंट लगे तो उसको आप अपने डायरी में ज़रूर नोट करें। हमेशा पेन और डायरी लेके बैठा करिए, क्योंकि कुछ हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा जानकारी होती है, उसे आप नोट करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं शुभ स्टाइल के साथ। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी पूछी गई प्रयाग, कन्नौज या थानेश्वर या मथुरा। तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, ऐसा जल्दी से बताइए। इसकी जो राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर, हरियाणा में है, ठीक है। अच्छा, इस वंश का संस्थापक पहले पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति था, उसी के नाम से इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा था। बाद में धीरे धीरे चल करके वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन बन गया था। तो ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है, लेख मिलते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन, हर्षवर्धन हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत शासक कौन था। हर्षवर्धन का समकालीन जो दक्षिण भारत में शासन था वो किसका था। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर लिखा है कृष्णदेव राय, पुलकेशन द्वितीय और मयूर वर्मा और चिक्का वाडेयरा। तो बताइए हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का शासक, दक्षिण यानी कि नीचे, बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या बनेगा। सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा पुलकेशियन द्वितीय। क्या बनेगा, पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है। क्या बन जाएगा, पुलकेशियन द्वितीय बन जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन ने या फिर शशांक ने। किसने पराजित किया था हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, अब आप सोच रहे होगे कि प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन तो इनके घर के ही हैं। इसका राइट आंसर बनेगा पुलकेशन द्वितीय। कुछ जानकारी को यहाँ पर सुने हर्षवर्धन से संबंधित। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने जो शासन किया था वो 606 से लेकर 647 ईस्वी शासन किया था। और हर्षवर्धन को महाराजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। हर्षवर्धन को किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी, महाराजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसके राज्यारोहण के वर्ष से ही उसे संवत की शुरुआत मानी जाती है। हर्षवर्धन की एक अन्य उपाधि शीलदित्य की भी थी। हर्षवर्धन की एक अन्य उपाधि किसकी थी, शीलदित्य की उपाधि थी, ठीक है। इस चीज को भी आपको जाने रहना। और एक बात और आपको जाननी है, एक बात ये जाननी है कि इनके जो मतलब अगर हम बात करें, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था, यशोमती था। उनकी 3 संतानें थीं। तो मतलब कहने का मतलब हर्षवर्धन आपस में 3 भाई बहन थे। कौन कौन, राजश्री, राजश्री राजवर्धन और हर्षवर्धन, राजश्री राजवर्धन और हर्षवर्धन। तो ऐसा कह लीजिए कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। ये तो हो गए पिता का नाम, प्रभाकर वर्धन हो गया, ठीक है। माता का नाम, हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था, यशोमती। माता का नाम क्या था, माता का नाम था यशोमती। माता का नाम यशोमती की लाला हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपस में भाई बहन कितने थे, राजश्री इनकी मतलब बहुत ही प्यारी बहन थी। इनसे बहन से अत्यंत ये प्यार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बात आप जिंदगी भर याद रखें, अगर शुद्ध जल है तो वो बरसात का जल है,
शुद्ध जल है तो बरसात का जल है, अगर प्यार है तो भाई बहन का प्यार है। भाई बहन का इतना अत्यंत प्यार होता है कि आपस में लड़ाई झंझट और झगड़े भी होते रहते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो कह लीजिए हर्षवर्धन में वो प्यार बहन के प्रति दिखाई देता है राजश्री, और इनके बड़े भाई थे राज्यवर्धन। जब सिंहासन पर बैठने की बारी थी तो राजवर्धन से कहा गया कि आप बड़े हैं, सिंहासन पर बैठें। प्रभाकर वर्धन ने ऐसा कहा तो राजवर्धन ने कहा अरे नहीं, मैं नहीं बैठूंगा राजा, मैं नहीं बनूंगा राजा। तो हर्षवर्धन से कहा कि तुम राजा बनिए। हर्षवर्धन ने कहा अरे भाई आप बड़े हो, आप पिता तुल्य हो, आप राजा बनिए। तो हर्षु ने राजवर्धन से कहा आप बने राजा, लेकिन राजवर्धन ने कहा नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, ये मेरा आदेश है, राजा तुम बनोगे। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन राजा बना। देखिए हर्षवर्धन ये ऐसा काल है, हर्षवर्धन ये ऐसा युग है कि यहाँ पर राजा बनने के लिए व्यक्ति मना कर रहा है। और पीछे के कालों में आपने क्या देखा था, वहाँ राजा बनने के लिए लोग एक दूसरे को तलवार मार देते थे, काट देते थे, पिता पुत्र को काट देता था। देखे थे आपने, अजातशत्रु थे और वहाँ पर कनिष्क वगैरह बहुत सारे राजा अशोक हुए, राजा बनने के लिए मार काट करते थे यार। लेकिन ये प्यार भरा काल था, इसमें कोई किसी के लिए प्रेमी और पागल हुआ जा रहा था। तो आप हमेशा नरम बन के रहिए तो जिंदगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, नरम बन के रहोगे। जैसे कहते हैं दांत कड़क होता है, तो दांत कड़क होता है, लेकिन जीवन जब जन्म हो जाता है तो बाद में आता है और मृत्यु से पहले ही समाप्त हो जाता है दांत। और जीभ इतनी मुलायम होती है, बाद तक और लास्ट तक चलती है। तो लोगों को प्यार बांटिए, ठीक है, लड़ाई झंझट में कुछ नहीं है, प्यार बांटिए, प्यार कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? भारवी था, या रवि कीर्ति था, या बाण भट्ट था, या विष्णु शर्मा था? तो हर्ष का राजकवि पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? हर्ष का राजकवि हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइए। यहाँ पर राजकवि हो जाएंगे बाण भट्ट। क्या हो जाएंगे राजकवि? यहाँ पर बाण भट्ट हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, हर्ष के राजकवि का नाम क्या था? बाण भट्ट था, बाण भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के थे, कुमारगुप्त के थे, हर्षवर्धन के थे, कनिष्क के थे? क्वेश्चन नंबर 5 आपको आंसर आ रहा है, आपका जवाब सही है, सभी का जवाब सही है, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल यही चल ही रहा है 606 से लेके 647। ये हर्षवर्धन कौन थे? ये थानेश्वर हरियाणा के राजा बने थे, ठीक है, थानेश्वर हरियाणा के राजा बने थे। चलिए, और एक बात और सुने, हर्षवर्धन के शासन में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सेंग ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था जिसने हुएन सेंग, जिसका नाम था, जिसने भारत की यात्रा की थी। और सुनिए हुएन सेंग के बारे में, देखिए उसने क्या किया। उसने भारत में 629 से लेके, हुएन सेंग ने भारत में 629 से लेके 629 से लेकर के 645, 629 से लेके 645 ईस्वी तक निवास किया। उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो नोट करो अपने दिमाग में या कॉपी में, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? जो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था हुएन सेंग, हुएन सेंग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखें, हुएन सेंग ने क्या किया था? उसने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी, जो कि उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी हुएन सेंग ने, जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, जो कि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ था। ठीक है, एक और बात ध्यान रखो माय डियर, उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्यालय नालंदा था। ठीक है, और नालंदा के कुलपति का नाम क्या था? शीलभद्र। कुलपति का नाम, जब हुएन सेंग ने यात्रा की थी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति का नाम क्या था? शीलभद्र था। इस विद्यालय का विनाशक अगर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, बाण भट्ट तो आप बता ही चुके हैं, हर्षवर्धन के राजकवि थे। और बाण भट्ट के लिए एक क्वेश्चन और इसमें आप जान लो, इसमें बाण भट्ट के लिए याद आ गया मुझे। देखिए याद आती हैं चीज़ें, ऐसी बताते हैं आपको। ठीक है, बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी और हर्षचरित। बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी और हर्षचरित नामक दो प्रसिद्ध रचना की है। ठीक है, अच्छा चलिए ध्यान रखिए। और हर्षवर्धन स्वयं संस्कृत भाषा में प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली नामक दो ग्रंथों की रचना की थी। हर्षवर्धन ने नागानंद और रत्नावली किसकी रचना है? वो हर्षवर्धन की खुद की रचना है। ठीक है, अच्छा चलिए, हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित रचना किसकी है? आपको पता होना चाहिए।
हर्षचरित रचना है बाणभट्ट की, ऐसा मत कर देना हर्ष से आप हर्षचरित कर देना, नहीं, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है। और हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? हर्षवर्धन की रचना फिर से सुन लो वापस से, हर्षवर्धन की दो रचना है, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है, हर्षवर्धन की। और बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है, ठीक है, बार बार रिपीट कर दिया। चलिए क्वेश्चन ये तो हो ही गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो माय डियर, 6 पे क्या लिखा? एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बताया, मतलब मुझे ये भी पता नहीं कि लास्ट में कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, बस ये जरूर है कि इन प्रश्नों में ध्यान केंद्रित करके विजय राजपूत ने सीरीज बनाई है। जो देखिए हर एग्जाम के पेपर डाउनलोड किए गए, बड़ा ही मेहनत का काम किया गया, फिर इसके बाद सीरियल बाई सीरियल क्वेश्चन एक फिलो में रखे गए। तो ये विजय राजपूत का बड़ा ही स्नेह और प्यार आप लोगों को एक दिन किसी दिन आपका सिर ऊंचा कराएगा आपके कस्बे में। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, फिर भास्कर वर्धन और बिंदुसार, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक, कादम्बरी का लेखक पूछा गया। 6 का राइट आंसर बताइए, अब आपको ये जवाब आना चाहिए बिल्कुल से। 6 का कादम्बरी पूछा गया। देखिए हर्षवर्धन के राज, ये कादम्बरी, कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। 6 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 6 का राइट आंसर ए बन जाएगा, बाणभट्ट, ठीक है। अच्छा, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे, ठीक है, और उसने क्या किया था? कादम्बरी और हर्षचरित नामक दो प्रस्तुत रचना की थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने दो रचना की थी, कौन कौन सी थी? उसने कादम्बरी और हर्षचरित, ठीक है। अच्छा, और हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? प्रियदर्शिका और नागानंद ने, ठीक है। रत्नावली नामक ग्रंथों की रचना भी की है, ठीक है, हर्षवर्धन ने। ध्यान रखना, थोड़ा वीडियो को रोक रोक के सुन लिया करो, बाद में सुन लिया करो, क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं थोड़ा जल्दी बोलते हैं, क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, आपके हर एक मिनट का मैं ख्याल रखता हूँ। हर्षचरित नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित कालिदास और बाणभट्ट और वाल्मीकि और व्यास, किसके द्वारा लिखी गई है जो हर्षचरित रचना है? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए राइट आंसर जल्दी से। 7 जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं अगर प्रयास करें। इसका राइट आंसर बन जाएगा, हर्षचरित पूछा गया तो बाणभट्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। अब देखिए कालिदास की रचनाएं मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं। कौन कौन सी कालिदास की सुन लो। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसकी रचना है? कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनकी जन्म स्थली उज्जैन मानी जाती है। कालिदास की संभवता, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अंतिम राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कौन, कनिष्क था या अशोक था? अंतिम राजा की बात की गई, ठीक है। अच्छा, कनिष्क और अशोक, दो आंसर यहाँ पर बताइए इसमें, कनिष्क और अशोक अंतिम राजा। चलिए और दिखा दें, कनिष्क, अशोक, फिर इसके बाद ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बिंबिसार और हर्षवर्धन, ठीक है। तो बताइए कौन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो अंतिम राजा हर्षवर्धन ही है। कौन सा राजा है? हर्षवर्धन, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, यहाँ पर क्या लिखा है? 9 लिखा हर्षवर्धन के समय, मतलब 606 से लेकर 647 में कौन सा चीनी यात्री, तीर्थ यात्री भारत आया था? फायान आया था, इत्सेंग आया था, कनिष्क आया था, वैनसेंग आया था। ये क्वेश्चन आपको अभी मैं डिटेल में बता भी चुका हूँ। 8 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन मेरे घर पे नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं। तो इसका 8 का राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? जल्दी से बताएं। यहाँ पर बन जाएगा वैनसेंग। क्या बन जाएगा? वैनसेंग इसका राइट आंसर बन जाएगा, डी, ठीक है, वैनसेंग। अब देखिए वैनसेंग राइट आंसर बन गया, तो चलिए वैनसेंग के बारे में सुनो ध्यान से। देखिए उसने जो हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था वो कौन सा आया था? वैनसेंग आया था। उसने भारत की क्या की थी? भारत की यात्रा की थी, और उसने भारत में 629 से लेकर 645 ईस्वी तक निवास किया। उसे तीर्थ यात्रियों का यात्री कहा गया। वैनसेंग को तीर्थ यात्रियों का यात्री कहा गया। और वैनसेंग ने उससे समय, उस काल के समय एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की इसने यात्रा की थी। अगर हम पूछें जब वैनसेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया तो नालंदा विद्यालय कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र कुलपति थे। कौन कुलपति थे? कुलपति कौन थे नालंदा के उस समय? शीलभद्र नाम के कुलपति थे, ठीक है। अगर शीलभद्र के बाद अगर हम आपसे पूछ लें नालंदा विश्वविद्यालय का विनाशक किसको कहा जाता है? विनाशक किसको कहा जाता है? विनाशक कहा जाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को। और आपसे एक बात, अच्छा क्वेश्चन आप नोट करो, एक क्वेश्चन नया नोट करो। जब ये आए थे वैनसेंग, तो वैनसेंग ने भारत में अपने द्वारा भ्रमण किया और भारत के अनुभव वैनसेंग ने प्राप्त किए, भारत से अनुभव प्राप्त किए वैनसेंग ने, और एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था सी यू की। पुस्तक का क्या नाम था? सी
यू और की, पुस्तक का नाम सी यू की था, ठीक है, सी यू की था पुस्तक का नाम, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर लिखा है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक नाम किसे जाना जाता, किसे प्रदान किया गया, मतलब प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम फायान को, इस्सिंग को, हेनसेंग को और मेगास्थनीस। चलिए राइट आंसर बताइए 10 का क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन। ये आंसर बनेगा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब यात्रियों का राजकुमार, ये हेनसेंग ही है, ठीक है। 629 645 आया भारत। हेनसेंग किस शासन काल में भारत आया था, देखो 2011 में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन सब घूम फिर के वही आते हैं, इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और रुद्रदामन, बताइए किसके शासन काल में भारत आया। तो 11 का राइट आंसर आपको क्या, अब मैं ही बता दूं, इसका सरल आंसर है, तो इसका आंसर बनेगा हर्षवर्धन। सभी का जवाब सही होना चाहिए और है भी सभी का सही। निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, गांधार था, कन्नौज था और नालंदा था और वैशाली था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा गया है। 12 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 12 का राइट आंसर बन जाएगा नालंदा। क्या बन जाएगा, नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है। जब हर्षवर्धन के शासन काल में, जब हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसेंग आया था, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे। कौन थे, कुलपति शीलभद्र थे। और जो नालंदा विद्यालय कुलपति शीलभद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक कौन थे, बख्तियार, बख्तियार खिलजी, पूरा नाम मिलता है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। और जो हेनसेंग आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय भ्रमण किया था, उन्होंने भारत भ्रमण के लिए और इस अनुभव से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी। भारत में जो घूमा और देखा, समझा, सोचा, पुस्तक का नाम था सी यू की, सी यू की एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कौन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया तो कौन था, कांची, कांची था या तक्षशिला था या नालंदा था या बल्लभी, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। 13 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। 13 का राइट आंसर देखिए, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, राइट आंसर बताओ जल्दी से। ये नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय ये अपने आप में प्रसिद्ध हो गया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध हो गया था, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कह देना कि इसलिए प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन के शासन काल में जो आए थे चीनी यात्री हेनसेंग, उन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। अब देखिए एक बहुत गजब का यहाँ पर आपको हम पॉइंट बनाए, इंपॉर्टेंट करके लिखो। पॉइंट देखिए क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से अच्छे तरीके। देखिए भारत के उपमहाद्वीप का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा जाए, उपमहाद्वीप का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, उपमहाद्वीप शब्द लग के आए तो आप कह देना तक्षशिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं। भारत का पूछा जाए तो नालंदा कह देना, और भारत का उपमहाद्वीप का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ है, जो पेशावर और पाकिस्तान में आज वर्तमान में है। जबकि वर्तमान भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो नालंदा है। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में नोट कर लेना है, ठीक है। जो लोग लेट जुड़ पाते हैं वो वीडियो को बाद में देख लिया करें, ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है, 1 साल तक। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, बंगाल में है या फिर बिहार में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में। नालंदा बताइए कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। आप लोग समझ रहे हो, देखिए विजय राजपूत ने टाइपिंग के दौरान यहाँ पर इसको डार्क कर दिया, यहाँ पर आपने बिहार समझ लिया। नालंदा कहाँ पर है, नालंदा बिहार में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर थोड़ा आप और सुनना चाहते हो, अपना ये भारत का विश्वविद्यालय मुख्य है तो थोड़ा सुन लो। यहाँ पर बिना बताए मन नहीं मानता, क्योंकि आपको मैं अपना एक परिवार का सदस्य मानता हूँ। एक परिवार के सदस्य में जो माता पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के प्रति, वही जिम्मेदारी मैं आपकी मान के चलता हूँ। तो इसीलिए मैं हर एक पॉइंट मेहनत करके आपको बताता हूँ, और विजय राजपूत का बड़ा ही अहम योगदान है आपका। आप चाहे इसकी लिंक शेयर करो या ना करो, चाहे कोई एक ही स्टूडेंट आए, मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। जो मेरे साथ जुड़ेगा उसको मैं पक्का पक्का सब कुछ सिखाऊंगा। आप सुनिए, यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट, यहाँ से प्रश्न छपेगा परीक्षा में गारंटी। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म की किस शाखा की पढ़ाई होती थी, तो महायान की शाखा की पढ़ाई होती थी। विशेष ध्यान रहे, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी,
कनिष्क के शासन काल में, उसी में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था, हीनयान और महायान। तो पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस शाखा की पढ़ाई होती थी, आंसर हो जाएगा महायान शाखा की, ठीक है, विशेष रूप से। इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड और महायान बौद्ध कहा जाता है। इसीलिए इस विद्यालय को क्या कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और महायान कहा जाता है, ठीक है। और एक बात और है, नालंदा विश्वविद्यालय का एक समृद्ध पुस्तकालय था, समृद्ध पुस्तकालय था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था धर्मगंज। पुस्तकालय का नाम क्या था, धर्मगंज था। इसके 3 विभाग थे। पुस्तकालय कितने विभाग थे, पुस्तकालय के 3 विभाग थे। 3 विभागों में पुस्तकालय बटा हुआ था। पहले का नाम था क्या, पहले का नाम था रत्न सागर, पहले का नाम क्या था, रत्न सागर। दूसरे का नाम क्या था, रत्नोधि था। तीसरे का नाम क्या था, तीसरे का नाम था रत्नरंजक, रत्नरंजक, ठीक है। आपको पता ही है कि इसी विश्वविद्यालय की यात्रा वैन सेंग ने की थी। वैन सेंग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए तो कुमार गुप्त, जबकि इसके विनाशक कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कहा जाता। जो चीनी यात्री आया था वैन सेंग 629 से लेकर 645, ये हर्षवर्धन के शासनकाल जो 646 647 के मध्य है, उसी में इसने अपना यहाँ पर घूमा था और अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सीओ की, उसमें लिखा था, ठीक है। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना की है, चलो इसको भी सुनो। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन सी पुस्तक है, पहली हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम है प्रियदर्श का। कौन है, प्रियदर्श का। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, नागानंद। तीसरी पुस्तक का नाम क्या है, रत्नावली। तीसरी पुस्तक का नाम क्या है, रत्नावली। और सुनो, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान का नाम बाणभट्ट था। दरबारी विद्वान का नाम क्या था, बाणभट्ट था, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये जानकारी रही है आपकी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो जानकारी है जो मैं आपको बताता हूँ, पक्का पक्का ये आपके एग्जाम में बेटा पूछी जाएगी, कहीं ना कहीं जरूर पूछी जाएगी। तो इस जानकारी को आप क्वेश्चन नंबर 14 में जो बताई, वीडियो रोक के वापस से भी देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन बख्तियार था और मोहम्मद बिन कासिम था। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर बताइए। तो आपको पता ही लग गया होगा, बख्तियार का नाम आते ही यही तो था, बख्तियार था, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमण किया था, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार ने, ठीक है। क्वेश्चन 2011 में आया। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए विजय राजपूत ने क्या टाइप किया है, यहाँ लिखा है वही इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, पेज नंबर 74, फोटो वोटो लगा के भाई साहब एकदम चमका के बढ़िया। चलिए, यहाँ पर लिखा है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन लिखा है, और हर्षवर्धन से संबंधित क्या लिखा है, इस डिटेल को समझें। हर्षवर्धन एवं उनके योग से संबंधित अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न। संभावित इसलिए है कि ये अनुमान है कि ये 2022 में जो आप एग्जाम देगो, जो एग्जाम आप दोगे वो 2022 में उन एग्जामों में ये प्रश्न छपेंगे। चलिए, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा साफ वीडियो कम आ पा रहा होगा, चलिए, लेकिन फिर भी मैं बोल बोल के आपको सुनाता हूँ जिम्मेदारी के साथ। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, राजवर्धन ने या आदित्यवर्धन ने या पुष्यभूतिवर्धन ने या नरवर्धन ने। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, थानेश्वर में जो हरियाणा में पड़ता है, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, इस वंश का पुष्यभूति एक व्यक्ति था, उसी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, पुष्यभूति ने। किसने की थी, पुष्यभूतिवर्धन ने। तो राइट आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा, पुष्यभूतिवर्धन। क्या बन जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर सी बनेगा, पुष्यभूतिवर्धन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्धन वंश के महान सम्राट हर्ष ने किसकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया था। वर्धन वंश के महान सम्राट हर्ष ने किसकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठा था। हर्ष यानी कि हर्षवर्धन, जिन्होंने शासनकाल किया 606 से लेकर 647 ईस्वी भारत में। प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और गृहवर्मा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या है। तो मृत्यु किसकी हुई थी, मृत्यु हुई थी राजवर्धन की। मृत्यु किसकी हुई थी, मृत्यु हुई थी राजवर्धन की। तो राजवर्धन के बाद हर्ष ने सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। और इनकी पत्नी का, इनकी सिस्टर का नाम था राजश्री, सिस्टर का नाम राजश्री था। इन्होंने, हर्षवर्धन ने कहा राजश्री आप बैठिए सिंहासन पे, और अपने जीजा जी को बुलाया। जीजा जी ने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा, आप ही बैठिए। तो ऐसे ऐसे प्यार था आपस में भाई बहन में, ऐसे कहते हैं जैसा शुद्ध जल है बरसात का, इसी प्रकार से भाई बहन का शुद्ध प्यार था इनका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3,
हर्ष की बहन राजश्री का विवाह किस राजवंश में किया गया था? वाकाटक में, मौखरी में और कदम्ब में और वल्लभी में। किस राजवंश में उनका विवाह हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राजवंश था जो राजश्री की शादी हुई थी? चलो बताओ, जल्दी से बताइए, दिमाग लगा के आंसर। सभी लोग आंसर देते रहें और इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट भी करते रहें अपने डायरी में, ताकि आगे चल के इनका आप लोग शॉर्टकट में रिवीजन भी करते रहें। तो इसका राइट आंसर बनेगा मौखरी। क्या बनेगा? कौन सा वंश था? मौखरी वंश था। ठीक है, उसी वंश में शादी हुई थी। ठीक है, अच्छा, हर्ष थानेश्वर का शासन कब बना था? कब बना था? 600 में, 606 में, 606 ईस्वी में। अच्छा, ईसा पूर्व है ये, तो ये ईस्वी है। ठीक है, 598 ईस्वी। बहुत ध्यान से रखना, कंफ्यूजन में मत पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, 4 का। हम आपसे कई बार बोले हैं कि हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेके 647 चलता है। तो शासन कब बना होगा? तो 606 ही में तो शासन बना होगा, तभी तो 647 आगे जाएगा। कुछ लोग कहा जी ईसा पूर्व ठांस के यहाँ एग्जाम में, लेकिन ईसा पूर्व आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है, बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है और वैनसेंग के वर्णन से मिलती है। मतलब हर्षवर्धन के पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? चलो बताओ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, ये यहाँ पर लिखा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ए, ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए माय डियर। यहाँ पर क्या है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि बिहार में है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर हम आपसे कई बार कहते हैं जो वर्धन वंश है वो हरियाणा में ही है। कहाँ पर? हरियाणा में, 606 से 647। ठीक है, तो हरियाणा में ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? वैनसेंग ने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, 12 मेहर ने लिखी है, इनमें से कोई नहीं। हर्ष की जीवनी बताओ किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट कौन थे? तो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। कौन थे? दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है, उसी में उनकी जीवनी के बारे में मिलता है। बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र के थे, भोजपुर के थे, कि थानेश्वर के थे, कि इनमें से कोई नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, बाणभट्ट निवासी वहीं के होंगे जहाँ हर्षवर्धन राजा होंगे। हर्षवर्धन राजा कहाँ के थे? थानेश्वर हरियाणा के थे, तो निवासी कहाँ के हो जाएंगे? ये थानेश्वर हरियाणा के हो जाएंगे। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग लगाया करो, अगर तुक्का लगाने कभी आवश्यकता पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 9। हर्ष और किस नाम से जाना जाता है? हर्ष और किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से, आदित्य के नाम से, या फिर धर्मादित्य के नाम से, और उपरोक्त सभी। तो हर्ष का नाम पूछा गया है, तो आपको पता है कि हर्षवर्धन और किस नाम से जाने जाते हैं? चलो बताओ। देखिए, हर्षवर्धन की 2 उपाधियां थी, एक महाराजा की उपाधि थी और दूसरी किसकी उपाधि थी? शिलादित्य की उपाधि थी। ठीक है, हर्षवर्धन की 2 उपाधियां थी, महाराजा और शिलादित्य की उपाधि थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने की? हर्षवर्धन ने किसकी रचना की है? नागानंद प्रियदर्श का हर्षचरित और रत्नावली नहीं की? पूछा रे भाई साहब, गड़बड़ पढ़ लिया। नागानंद प्रियदर्श का हर्षचरित और रत्नावली, ठीक है, किसकी रचना नहीं की है? तो 10 का राइट आंसर, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ आपको सिखा के भी जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा हर्षचरित। क्या बनेगा? हर्षचरित। ऐसा मत लगा देगा कि हर्षवर्धन है तो हर्षचरित नहीं। हर्षचरित की रचना, हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट, इनके दरबारी कवि थे, इसी के बारे में इनकी बातें मिलती हैं आत्मकथा। नागानंद प्रियदर्श का रत्नावली, ये किसने लिखी है पुस्तकें? ये हर्षवर्धन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? फायान, या वैनसेंग, या इत्सिंग, या सियुंग युंग? बताइए कौन आया था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बनेगा वैनसेंग। कौन आया था? वैनसेंग, जिसने अपने से प्राप्त अनुभवों और भारत से घूमा फिरा और पुस्तक लिखी थी। वैनसेंग की पुस्तक का नाम याद रखना, सी यू की। पुस्तक का नाम सी यू की था। ठीक है, वैनसेंग की। क्वेश्चन 11 हो चुके हैं, ऊपर हम आपको 20 क्वेश्चन ले चुके हैं, तो अभी और क्वेश्चन लेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था?
जहाँ पर सैनिक साधनों के अतिरिक्त अन्य सभी साधनों को दान कर देता था, उसमें उसके शरीर की वस्त्र भी शामिल थी। कन्नौज, उज्जैनी और प्रयाग इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आंसर दो। पढ़ो सभी लोग अपना मन में। चलिए, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मेरे हिसाब से प्रयाग। और आप लोग एक काम और किया करें, आंसर आप लोग देते रहें, ये बात सही है, लेकिन आप लास्ट में ये भी चेक कर लिया करो कि आपने कितने आंसर सही दिए। वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सभी क्वेश्चन कैलकुलेट करके कि कितने जवाब आपके सही रहे, ताकि हम जानें कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको एग्जाम पास कराना। महामोच परिषद निम्नलिखित में से कहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा विजय राजपूत ने इसको ये देखा नहीं पाया मैंने, ये अधूरा टाइप हो गया, ये क्वेश्चन आप छोड़िए, इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, ये अधूरा टाइप है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? उज्जैनी की थी, या फिर मौखरी की थी, या फिर कन्नौज की थी, या तो बल्लभी की थी? बताइए कहाँ पर की थी। 14 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर कन्नौज। कहाँ पर उसने राजधानी अपनी ट्रांसफर कर दी थी? कन्नौज कर दी थी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? फायान को, वैनसेंग को, इत्सिंग को, इनमें से कोई नहीं। 15 को क्या है? अब देखिए, आपको मैंने अभी ये तो नहीं बताया था कि वर्तमान शाक्य मुनि, लेकिन ये तो बताया यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वैनसेंग को कहा जाता है। तो आप इसके माध्यम से एक क्वेश्चन और जान गए, वैनसेंग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। एशिया का शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, लेकिन वर्तमान शाक्य मुनि वैनसेंग को कहा जाता है। ये चीज़ जाने रहिए आप, इसी को कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। हर्ष के समकालीन वह कौन शासक था जिसे बौद्ध द्रोही माना जाता था तथा उसने गया स्थित बोधि वृद्धि को कटवा नहीं, बोधि वृद्धि नहीं, बोधि वृक्ष है यहाँ पर। विजय राजपूत भी इस चीज़ को ध्यान दें, अगली बार से सही रखें। यहाँ पर क्या है? बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। पुलकेशन द्वितीय ने कटवाया था, ध्रुवसेन द्वितीय ने, शशांक ने। ऐसा क्वेश्चन आपको हम 2-3 बार पिछले वीडियो में बोल चुके हैं। अगर आपको दिमाग है तो आप इसका राइट आंसर दें, अगर आप मन से सुनते हैं मेरी बात को। तो इसका राइट आंसर देखिए, हमने क्या कहा था? हर्षवर्धन को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था उसमें एक शैव धर्म का कट्टर शशांक शासक था, जिसने वो वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, शैव धर्म का शासक था, तो इसी ने शशांक ने कटवाया था। तो ये राइट आंसर यहाँ पर बन गया सी। ठीक है, यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष समझ के चलना, वृक्ष को कटवा दिया। ठीक है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादमी या कल्याणी का शासक या बेंगी का शासक या तंजौर का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला, तो 16 का राइट आंसर जल्दी से बताइए माय डियर। ये कौन थे? ये वातापी और बादामी वंश के लोग हुआ करते थे, यही द्वितीय शासक था। ठीक है, वातापी और बादामी वंश के लोग। चलिए, कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, सबसे बड़ा मेला भारत का है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या हर्षवर्धन को, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा हर्षवर्धन। कुंभ मेला का प्रारंभ किसने कराया था? हर्षवर्धन। ध्यान रहना, बाण भट्ट इनके दरबारी कवि थे। 606 से लेके 647 उन्होंने शासन किया है। और हर्षवर्धन के बारे में और भी बहुत चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, लेकिन एक बार हम आपसे फिर रिपीट कर दें। देखिए, सुनिए। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, इनकी माता का नाम था यशोमती। ठीक है, और इनके आपस में ये 3 भाई बहन थे। इनकी मतलब सिस्टर थी, इनकी बहुत प्यारी थी, इनके अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह थे, राजश्री। और इनका राज्यवर्धन बड़ा भाई था और हर्षवर्धन ये थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम चरण में हूणों ने उनके राज्य सीमा पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? हूणों ने। फिर क्या कहा जाता है? तबीयत के खराब होने की वजह से अपने पुत्र राजवर्धन ने इस आक्रमण का सामना किया था। राजवर्धन ने क्या किया था? उनका सामना किया था। ठीक है, अच्छा, चलिए, ये बात है। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, बाद में राजवर्धन शासक बने थे। ठीक है, राजवर्धन को बनाया गया था और हर्षवर्धन ने फिर बाद में पूरा कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया था? चालुक्य ने, राजपूत ने, या हर्षवर्धन ने, या शक ने? 19 का राइट आंसर बताइए। गुप्त वंश के पतन के बाद, ये गुप्त वंश के पतन के बाद क्या शासन आ रहा है? दिमाग नहीं है क्या आपके पास? ये हर्षवर्धन आ रहा है, तो दिमाग पूरा है, बिल्कुल सही बात, हर्षवर्धन ये आंसर आ रहा है।
हर्ष का राज कवि कौन है? हर्ष का राज कवि पूछा गया, ये क्वेश्चन अगर छूट गया तो मान लो बस जिंदगी में बस खत्म जिंदगी, कुछ नहीं होगा फिर। भारवी या रवि कीर्ति या बाणभट्ट या विष्णु वर्मा, ये तो मैं कई बार बोल ही चुका हूँ आपको वीडियो में। आप लोग ABCD टाइप करने में रहते हो क्या? क्वेश्चन के साथ आंसर सी, बाणभट्ट। हर राज कवि कौन है इनके? बाणभट्ट इनके राज कवि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस बात को आपको ध्यान देना था। तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए, 20 ऊपर। अब ये हर्षवर्धन वाले यही आंसर दिए गए हैं। तो इसमें एक छोटा सा चैप्टर और है, इसको भी अभी हम देखेंगे। इसके क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पूछे गए हैं। चलो इसको देख लो, अभी आप लोग रुके रहिए। चैप्टर का नाम देखो क्या है, संगम काल। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है संगम काल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब संगम काल की हम बात करते हैं। संगम काल से संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो संगम काल से संबंधित चलिए कौन कौन से प्रश्न हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ये हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा पुलिस और लेखपाल में तो सेम आ जाएगा यहीं से, आप एक बार पढ़ लो बस। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लिए जाते थे। पत्थर से बने अस्त्र का, पत्थर से बने औजार एवं उपकरण का, बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधियां एवं कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताओ जल्दी से, दिमाग लगा के क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। यहाँ पर 1 का राइट आंसर बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा? सी वाला ऑप्शन बनेगा, याद कर लो। बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधियां और कब्रें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड पूछा गया 2000 में। संगम युग का संबंध के इतिहास, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से? बनारस के, इलाहाबाद के, तमिलनाडु के, खजुराहो के। कहाँ के इतिहास से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताओ कहाँ बनेगा। 2 का राइट आंसर याद कर लो डायरेक्ट, ये बनेगा इसका तमिलनाडु। क्या बनेगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 क्या है, लिखा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध किस चेर शासक ने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? एलेरा ने कराया, करिकाल ने कराया, या सेन गुट्टवन ने कराया, या नेदेन जेराई आलन ने कराया। क्वेश्चन अगर आपको कठिन लगेगा तो मान लो कि कुछ आप सीख रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर आप ध्यान रखा क्वेश्चन आए एलआरआई। ये मेरे घर पे क्वेश्चन नहीं बनाए गए, जो एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन उसी से विजय राजपूत ने यहाँ पर सारे क्वेश्चन ये रखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चलिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? पांड्य साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है। कांची, मदुरई और कावेरी पट्टनम और तिरुचि कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी पूछी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताओ। कावेरी पट्टनम कहाँ राजधानी हो जाएगी? कावेरी पट्टनम। आप लोग इसका आंसर ना दें, ये आपको कठिन लगे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर टीचर जल्दी से नहीं पढ़ाते हैं। तो आप लोग पढ़िए और इनका एंजॉय करिए। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल ने, कि एलारा ने, कि सेन गुप्तवन ने, क्या करिकाल ने? किसने रखी थी? 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? 5 का राइट आंसर बनेगा डी। वैसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में कम पूछे जाते हैं, लेकिन देखो ये परीक्षा में पूछा भी गया SSC में। करा इसलिए रहे हैं ताकि मेरी पूरी जिम्मेदारी है, आप अपने परिवार के सदस्य हो, कि कोई भी क्वेश्चन आपका भाई परीक्षा में छूटे ना। बस इतना कर लेना कि जो मैं पढ़ाऊँ क्वेश्चन ये परीक्षा में आपका छूटे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है पुलिस या लेखपाल में। ठीक है, जिसकी आप भी तैयारी कर रहे हो। SSC और बैंक रेलवे के लिए भी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? मदुरई था, या फिर अरिकमेडु था, या फिर पंपुहर था, या फिर मुस्री था? क्या था? मुस्री। तो 6 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। 6 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी, अरिकमेंडू बनेगा। क्या बनेगा? अरिकमेंडू बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरैयूर थी, या फिर कावेरी पट्टनम थी, या फिर तंजावुर थी, या फिर मदुरई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। 7 का राइट आंसर ये बनेगा उरैयूर। क्या बनेगा? उरैयूर। इनको आप लोग सुनते रहें, देखो ये 2013 में पूछा गया, कोई हंसी और मजाक की बात नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ने को मौका मिल रहा है, तो इस मौका को आप लोग टालें ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये जो क्वेश्चन का ये पेज है ये थोड़ा सही नहीं आ रहा है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे का जो अगला कल का जो वीडियो रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा? गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल से संबंधित जो आगे का क्लास रहेगा वो उसकी हम बात करेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसको कहा जाता है, जो 9वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी और उत्तर भारत में पाल साम्राज्य एवं 10वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी एवं ऊपरी गंगा के प्रतिभार साम्राज्य का अत्यंत प्रभावशाली माना जा रहा था। ठीक है, तो इसकी बात हम आपसे कल करेंगे नेक्स्ट। और सभी लोग अच्छा
जो लोग लेट जुड़े हैं वो एक बार देख लें कि ऊपर मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छे से समझें। और प्रश्नों पर जब आप एग्जाम में देखें तो इसीलिए हम कहते हैं निशाने पर निशाना है, उसे हम तीर कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, क्योंकि तभी मुझे पूरी आत्म तसल्ली मिलेगी जब आप सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर दोगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई सीरीज आप डेली अटेंड करते रहें। क्या इतिहास, क्या भूगोल, क्या संविधान, क्या अर्थशास्त्र, क्या साइंस, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सब सिखाऊंगा, बशर्ते आप लोग 8:10 पर डेली प्रेजेंट रहें। चलिए अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ाई करिए, अच्छे से आज का क्लास हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रोथ कंपटीशन। जय हिंद, नमस्कार साथियों, शुभ संध्या।